हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। आज हम उसमें देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर केमिस्ट्री चैप्टर्स आर इंक्लूडेड। उसमें हम आज लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, क्लास 11 सीबीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, दीज लॉज डिसाइड हाउ द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर। ओके, अब जैसे वी नो दैट एलिमेंट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन जब वो रिएक्शन करेंगे देन हाउ दे रिएक्ट विथ ईच अदर, क्या उनके बीच में कोई मैथमेटिकल लॉज है या कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला है जिससे वो रिएक्ट करेंगे। ये सारे लॉज गवर्न होते हैं लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन से। सो देयर आर 6 लॉज विच गवर्न ऑल दिस रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट विथ ईच अदर। तो हम उसमें आज देखते हैं एक एक करके वन बाय वन। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। law of conservation of mass। ये जो चैप्टर 1 है क्लास 11 का केमिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको थ्रू आउट 11th और 12th के जितने भी आप केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ोगे, नए कंसेप्ट सीखोगे, उसमें ये सारे लॉज आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, है ना। सो आई एम श्योर कि आपको यूजफुल होगा ये वाला मेरा वीडियो। सो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज द नेम सजेस्ट, इट सेज दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी एक रिएक्शन ले, मान लो मैंने एक रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, एक जनरल रिएक्शन में लेता हूँ एग्जाम्पल में, है ना। तो ये मेरे हो गए रिएक्टेंट और ये हो गए मेरे प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो whatever total mass of reactant, that should be same as the total mass of product। मतलब अगर मैं 10 ग्राम ऑफ टोटल A और B मिला के लेता हूँ तो मुझे C और D का भी इस तरफ 10 ग्राम ही मिलेगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट का मास इज सम टाइम इट कम्स आउट टू बी लेस देन द रिएक्टेंट। तो उसका रीज़न है कि देयर आर सम लॉसेस, द मास इज लॉस्ट इनटू और मास इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, बट दैट डजंट मीन कि मास हमारा कम हो गया है ना। तो हम जो लॉस हुआ है या जो मास कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेशन है वो कभी कभी कम आता है। बट अगर आप आइडियली देखो तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज मास ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Therefore whenever we balance chemical reaction, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोज में, मैं आपको बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की भी एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मेथड, इजी वाली मेथड बताऊंगा आपको। ट्रायल एंड एरर तो एक है ही ट्रेडिशनल मेथड, उसके अलावा एक और मेथड बताऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट सेज मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लॉ है अपना लॉ ऑफ law of definite proportion। law of definite proportion। okay, so whenever two elements react with each other, they always react within definite proportion। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2O लेता हूँ, so 2 atoms of hydrogen are reacting with 1 atom of oxygen, है ना। so इसका मतलब कि whenever water is formed anywhere in this universe, in any form, whenever water is formed, it always form in the same composition, like the 2 atoms of hydrogen and 1 atom
of oxygen. The composition of water will always remain same wherever you find it in any form. Okay, either solid, liquid or gas, water is always formed in a definite proportion of this element. 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. और एक ले लेते हैं फॉर्मूला. You all know सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इसमें भी अगर आप H2SO4 किसी भी फॉर्म में देखोगे, इधर वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या किसी भी और कंपाउंड में अगर ये मिक्स किया हुआ है, then there always also you will have 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atom of oxygen, right? So ऐसा नहीं होगा कि वाटर जो है इंडिया में H2O है और यूएस में या अंटार्कटिका में कुछ H2O3 हो गया, वो भी वाटर है, वो फिर कुछ और होगा. ओके, वाटर का हमेशा कंपोजिशन फिक्स होगा, H2SO4 का कंपोजिशन फिक्स होगा. नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3, इसका भी कंपोजिशन हमेशा सेम होगा. व्हेनेवर यू फाइंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, दे ऑलवेज हैव ए डेफिनेट प्रपोर्शन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. और देखते हैं हम then the third law is law of multiple proportion. अब इसको मैं erase कर देता हूँ. So we will write our new laws here. So our third law is law of multiple proportion. ठीक है. सो क्या बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, right, the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. जैसे मान लो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग वाटर. ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग वाटर. सो हियर 2 grams of hydrogen and 16 grams of water. Okay, they are giving us 18 grams of water. Now these two elements combine together and form one more compound. It's called hydrogen peroxide. So here ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट का सिंबल लिखा है. एक्चुअली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दिस इज नॉट ए बैलेंस इक्वेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने इनको सिंबल के फॉर्म में लिखा है ना. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं. यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग 18 ग्राम ऑफ. दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन एंड वाटर टुगेदर, दे फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है एंड ऑक्सीजन हियर इज 32 grams. Okay, so it becomes 66 gram, but we don't have to worry about this. Let's take a look here what is happening. These two elements, same element, they're forming water as well as H2O2. If you fix the hydrogen here, okay, then see what is the ratio of oxygen they are combining with the same amount of hydrogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 एलिमेंट जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, राइट? अगर नहीं है तो हम उसको यूनिटरी मेथड लगा के हम कन्वर्ट करेंगे. अगर ये 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, यहाँ कहीं 3 ग्राम दिया है अगर, तो हम उसको 2 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सी व्हाट इज द वेट ऑफ द अदर एलिमेंट, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फिक्स the weight of one element and then compare the weight of other 2 element. अब देखो यहाँ पे 2 ग्राम फिक्स है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया यहाँ पे 16 ग्राम एंड यहाँ पे कितना है 32 ग्राम. सो 16:32 is 1:2,
राइट. सो दिस रेशियो इज सिंपल रेशियो. ये कहीं भी यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 1.1 या 2.5 ऐसा नहीं है यहाँ पे. ओके. सो टू एलिमेंट कंबाइनिंग टू फॉर्म more than one compound and the mass of element combining with the fixed mass of another element, they are always in the same ratio. This is called law of multiple proportion. ऐसे आप और भी बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हो. नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं. ठीक है. सो ये हो गया अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट लॉ. These laws are very important to understand the next chapters of your 11th and 12th chemistry. Okay, next is law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. ये लॉ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बहुत से स्टूडेंट को. काफ़ी सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है भी है ये और कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये बहुत इजी है. ओके, हम देखते हैं पहले ये लॉ क्या है, समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से हम इसको अच्छे से देखते हैं. सो क्या बोलता है ये लॉ? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. अब आई थिंक ये लॉ तो आपकी बुक में ही मिल जाएगा. तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ यहाँ पे बिकॉज दिस ऑलरेडी अवेलेबल इन योर बुक. हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली. ओके, सो सपोज मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे बोथ आर रिएक्टिंग विद सल्फर. ठीक है. सो ये मेरे एलिमेंट हो गए ए एंड बी. दे आर रिएक्टिंग विद अनदर एलिमेंट सी. और हाइड्रोजन और सल्फर जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं H2S. जब सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं SO2. And when hydrogen or oxygen react together, they form H2O. Okay, so that we know that these are the compound form, right? अब अगर now let's fix the amount of sulfur. So for same amount of sulfur, hydrogen और oxygen कितना react हो रहा है वो रेशो निकालते हैं हम. ओके, अब देखो यहाँ पे okay, so for same amount of sulfur, hydrogen is 2, right, and oxygen is 32, right. यहाँ पर SO2 है, so O2 का मास is 32 ग्राम. यहाँ पे H2S है. अब देखो दोनों में S और S सेम है, द अमाउंट ऑफ सल्फर इज सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों में अमाउंट ऑफ सल्फर सेम है. ऑक्सीजन का अमाउंट 32 ग्राम है, हाइड्रोजन का अमाउंट 2 ग्राम है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर बोथ आर कंबाइनिंग विथ सल्फर? इट इज 2:32 विच इज 1:16, राइट. ये क्लियर हो गया. सो दिस इज द रेशियो ऑफ द एलिमेंट A and B which are combining with the same amount of element C, right. 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया. 2:32, 1:16. ये रेशियो हो गया A और B combining together with C. Now what is the ratio of A and B combining together? A and B डायरेक्ट आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? H2O. इनका रिएक्शन इनका रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2:16, राइट. H2O का रेशियो क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 16 हो गया. सो 2:16 इज 1:8. ठीक है. सो 1:16 रेशियो आ गया A and B कंबाइनिंग विद C, और 1:8 आ गया A and B कंबाइनिंग टुगेदर, राइट. अब ये लॉ ये बोलता है
कि ये जो रेशो है ए और बी का आपस में और ए और बी का सी से, या तो ये सेम होगा या फिर इनका रेशो सिंपल होगा। ओके, इनका रेशो सिंपल होगा मतलब 1:16 डिवाइडेड बाय 1:8। ये ए और सी का रेशो है, ए बी सी का रेशो है, और ये ए और बी का रेशो। इसको मैं लिख लेता हूँ, ए एंड बी रिएक्टिंग विद सी, और यहाँ पे ए रिएक्टिंग विद बी। बराबर है। सो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरा आ जाएगा 1/16 इंटू 1/, को ऊपर ले जाता हूँ मैं 8/, तो ये आ गया 1:2 और 1:2, राइट। सो ये सिंपल रेशो है, या तो ये 1 होगा रेशो या फिर सिंपल रेशो होगा 1:2, 1:3। इट विल नॉट बी 1:1.1 और 1.2। ठीक है, द रेशो ऑफ ए एंड बी कंबाइनिंग विथ सी and the ratio of A and B combining together is a simple ratio. This is known as law of reciprocal proportion, right? तो अभी ये सिंपल है, समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज अवर फोर्थ लॉ। वी हैव 2 more laws, so that will make our complete law of chemical reaction. Okay, so okay, our fifth law is Gay-Lussac's law of gaseous volume. Fifth law of chemical combination is Gay-Lussac law of gaseous volume. So as the name suggests, it is specifically for the elements when they are gases. Okay, क्या बोलते हैं, देखो ये सारे लॉ बुक में हैं, हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। सो ये लॉ बोलता है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, okay, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure, right? That means जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं H2 and Cl2, these two gases combine together to form HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। ओके, ये सारी गैस है, तो इसको अपन यहाँ पे गैस लिख लेते हैं, बिकॉज दिस लॉ स्पेसिफिकली फॉर गैसेस, तो दे आर इन गैसेस फॉर्म, है ना। इसका कितना, अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम ले लूँ, इसका भी 1 वॉल्यूम ले लूँ, तो ये 2 वॉल्यूम, राइट। 1 वॉल्यूम ऑफ hydrogen, 1 volume of chlorine give us 2 volume of HCl gas. So whenever gases combine together, they always combine in a simple ratio of their volume. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.1 वॉल्यूम या 9.2 वॉल्यूम, ओके, हमेशा सिंपल रेशियो होगा। ये हो गया अपना Gay-Lussac लॉ। एंड देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट लॉ, इट्स कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। Avogadro's law. सो एवोगैड्रो लॉ जो है ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी लॉ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, हाउ विल यू फाइंड एटम, आप कितने एटम लो जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये हमको एवोगैड्रो ने बहुत ही इजी वे में बता दिया था, है ना। तो हम अगले नेक्स्ट मेरे वीडियो में, आप मोल कंसेप्ट का भी एक टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे डिटेल में। अभी ये लॉ हम देख लेते हैं, ये क्या बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, तो अभी यहीं पे ले लो आप, ये 2 गैसेस हैं, इनका इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एक बात हमको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हेनेवर वी डील अबाउट गैसियस एलिमेंट्स थ्रू आउट अवर केमिस्ट्री, temperature, volume and pressure, these are very important factors,
Okay, they are not that important for solid and liquid, but they are very important for gases. ठीक है, सो एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम में हाइड्रोजन ले लूँ, 1 वॉल्यूम में क्लोरीन ले लूँ, they will contain same number of molecules. Okay, so equal volume of gases contain same number of molecules. This is known as Avogadro law. So ये 6 laws of chemical combination, chemical reaction बहुत ही important है. आप इसको जरूर मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय ऑल वीडियोज़ so that you will get the notification for all my upcoming videos. Okay, so bye for now. Have a good day.